नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर और साथ ही साथ हर उस टॉपिक पर जिससे आपके पर्सनल फाइनेंस के जो सवाल हैं वो और बेहतर हो पाएं या फिर और जो स्थितियां हैं वहां पर अच्छी तरीके से आप प्लानिंग कर पाएं। तो हम अलग अलग जानकारों से जुड़ते रहते हैं, आपके इन सवालों पर जवाब लेते रहते हैं, साथ ही साथ आपके पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कोशिश करते हैं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में थोड़े और बेहतर हो पाएं। हमारे साथ तो ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठवाल सर मौजूद हैं। उनसे तो आज हम बातचीत करेंगे ही, आपके सवालों के जवाब लेंगे ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यम के जरिए, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करिए और सीधे सवाल भेजिए। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर और इन माध्यम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और साथ साथ सुझाव भी हमें ज़रूर दे सकते हैं। आज हमने बातचीत की है पैसिव डेट फंड के बारे में, एक टॉपिक को आइडेंटिफाई किया है। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार के इस स्थिति में, इस स्वरूप में आज की डेट में डेट फंड पे बात करने की किसी की इच्छा होती नहीं है, क्योंकि सब इक्विटी फंड को ही निवेश करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो आपके लिए डेट फंड की जो यूटिलाइजेशन है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इक्विटी फंड की है। सो पहली चीज़ तो डेट फंड में, और फिर दूसरी चीज़ उसमें पैसिव डेट फंड की जो ज़रूरत है वो क्यों है, किन्हें निवेश करना चाहिए, अभी के बाज़ार में कितनी ज़रूरत है, और अगर प्लानिंग कर रहे हो तो कितना हिस्सा उसमें होना चाहिए। सुमित जी नमस्कार। देखिए, एक पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना जरूरी है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब कुछ होना चाहिए, ताकि किसी वक्त पर यदि एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो दूसरा परफॉर्म कर सके। और साथ ही क्या होता है, अलग अलग एसेट क्लासेस के अपने बेनिफिट्स होते हैं। जैसे इक्विटी में आप देखते हैं कि अच्छी ग्रोथ की संभावना होती है, तो डेट में चांसेस होते हैं कि पोर्टफोलियो को बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि कितना होना चाहिए, ये कई बातों पर निर्भर करता है। देखिए, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि निवेश की अवधि कितनी है, और आपका गोल क्या है, इन सब बातों के आधार पर आप तय करते हैं कि कितना आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए, कितना डेट में करना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको 1 साल के लिए निवेश करना है, तो 1 साल के लिए इक्विटी मेरे हिसाब से सही एसेट क्लास नहीं होगा। लेकिन वहीं यदि आप लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हैं, जहां पर 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक समय है, तो डेफिनिटली इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनके आधार पर आप तय कर सकते हैं। बट एक बात तय है कि आपके पोर्टफोलियो में किसी भी वक्त पर इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लास का होना जरूरी है। पंकज सर, एक दो चीज़ें और। अब हम क्योंकि आज पैसिव डेट फंड की बात कर रहे हैं, डेट फंड को तो हम जानते ही हैं आमतौर पे, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा डालते हैं। लेकिन ये पैसिव डेट फंड क्या चीज़ है, और अगर इसके ज़रिए हम निवेश करते हैं तो ये फंड्स कहाँ निवेश करते हैं, किस तरीके के निवेशकों के लिए टेलर मेड है ये? बिल्कुल। देखिए, डेट फंड्स जैसा आपने कहा कि ये तो बहुत कॉमन हो गया है कि डेट फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हो सकते हैं। इस तरह के डेट पेपर्स होंगे जहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे। अब क्योंकि सवाल है स्पेसिफिकली पैसिव डेट फंड्स को लेकर, तो जब भी बात होती है पैसिव फंड, चाहे वो इक्विटी में पैसिव फंड्स हो या फिर डेट पैसिव हो, वो बेसिकली इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जिस इंडेक्स को वो फंड ट्रैक करेगा, उसके पोर्टफोलियो को वो रेप्लिकेट करेगा। तो यदि हम डेट पैसिव फंड की बात करें, तो ये अ, अगर वो गिल्ट पैसिव है, तो इसका मतलब जो मान लीजिए निफ्टी गिल्ड है, इंडेक्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स, उसको अगर वो ट्रैक कर रहा है तो उसके पोर्टफोलियो में वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी जो कि उस इंडेक्स में होंगी। इसी तरह से अगर वो पीएसयू या एसडीएल यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन, इस तरह के पोर्टफोलियो वाला इंडेक्स है, तो इसका मतलब इस पैसिव डेट फंड के पोर्टफोलियो में वही सिक्योरिटीज होंगी। तो यानी कि जब पैसिव फंड की बात होती है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं, उस इंडेक्स के
जो भी सिक्योरिटीज हैं उसे यहाँ पर पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ कि फायदा क्या है। अगर हम डेट फंड की बात कर रहे थे, एक एक्टिव डेट फंड और एक पैसिव डेट फंड। अब यहाँ पर क्योंकि इंडेक्स को ट्रैक किया जा रहा है और ज्यादा करके अधिकतर देखा जाता है कि ये जो पैसिव डेट फंड्स होते हैं ये क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज होती हैं उसकी मैच्योरिटी आपको पता है, और इस डेट फंड की जो मैच्योरिटी होगी वो उसके आसपास होती है। तो यहाँ पर आप किसी भी वक्त पर यील्ड टू मैच्योरिटी जान सकते हैं कि अगर आप मानिए 3 साल का ये पैसिव डेट फंड है और 3 साल आप होल्ड करेंगे तो किस तरह के रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसका अंदाजा आपको शुरू में ही सकता है। तो पंकज सर, आज के अभी के युग में जब इक्विटी इतना ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, सो डेट फंड से क्या रिटर्न की उम्मीदें लगा के चली जाएं? पहली चीज़, क्योंकि इक्विटी में ऑब्वियसली बात है एक रिस्क भी एसोसिएटेड रहता है, यहाँ रिस्क एसोसिएशन नहीं है। दूसरा, टैक्स इम्प्लीकेशन के लिहाज से क्या फेरबदल? बिल्कुल, देखिए डेट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर अगेन अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत अलग तरह के डेट फंड्स हैं। और इवन पैसिव डेट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास पैसिव गिल्ड फंड्स भी हैं, पैसिव पीएसयू एंड एसडीएल फंड्स हैं। बट अराउंड 8%, 7 to 8% के आसपास के रिटर्न्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पे हम बात कर रहे हैं पैसिव डेट की। और बात ये थी कि टैक्स के हिसाब से कितना सुटेबल है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप टैक्स के हिसाब सोचें तो क्योंकि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के जो कैपिटल गेन्स होंगे उस पर आपको अपने इनकम टैक्स की जो भी स्लैब्स हैं उस हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। तो यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, स्पेशली 20%, 30%, तो आपको उस हिसाब से हायर टैक्स यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है, एक सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्टली डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करें। ऐसे हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे अधिक है, तो उस केस में क्या होता है, डेट भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है, लेकिन वो फंड जो है वो इक्विटी फंड की तरह ट्रीट होता है। तो यदि आपको डेट एलोकेशन थोड़ा ही रखना है तो ऐसे में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, ये ऐसे फंड्स हो सकते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी वाले टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर करनी हो, और फिर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो 12.5% के रेट पर टैक्सेबल होते हैं, चाहे आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो या 30% टैक्स ब्रैकेट में हो। तो एक सॉल्यूशन हो सकता है इस तरह का। बाकी यह है कि डेट की गुंजाइश आपके पोर्टफोलियो में स्कोप हमेशा बना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पैसिव डेट फंड के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें इन पर डिस्कशन करना भी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेने तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब पहले चलते हैं दिल्ली, वहाँ पर हमारे साथ भागीरथ कुमार मिश्रा साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मिश्रा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मिश्रा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। ओके। और मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जी। अभी मेरा एक आईसीआईसी प्रू का निफ्टी 50 चल रहा है 1500 का, और एक एचडीएफसी का मिड कैप है अपॉर्चुनिटी, उसमें 1500 का है, और एक बंधन का स्मॉल कैप है उसमें 1500 है, और एक हमारा पराग परेख में भी है 1500 का। तो अभी टोटल भागीरथ साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो हमें सवाल भेजा है उसमें 6,000 रुपये की आपकी मंथली एसआईपी चल रही है, जो कि आप 15 से 16 साल में 1.5 से 2 करोड़ के लक्ष्य को आप साध रहे हैं। आपने एक बात मेंशन की कि 12 से 13,000 तक एसआईपी बढ़ाने का लक्ष्य है, यानी कि एग्जिस्टिंग 6,000 को आप दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं, राइट? जी सर, जी सर। ओके, और आपके गोल्स के हिसाब से क्या एसआईपी पूरी रहेगी और आपके फंड का सिलेक्शन सही है? यही दो आपके सवाल हैं, राइट? जी सर, जी सर। चलिए, तो पंकज सर, आपके हाथ में इनका पोर्टफोलियो है, करीब 12 से 13,000 रुपये तक की एसआईपी लेके जाने की इच्छा रख रहे हैं, और इन्होंने ये बात मेंशन की है कि ये 34 साल इनकी उम्र है और इनका जो कॉर्पस का ड्यूरेशन है वो 15 से 16 साल के आसपास है। तो इनके पास अभी भी एक अच्छी खासी ड्यूरेशन है, यानी 50 साल की उम्र तक आते आते अपना कॉर्पस सारा 1.5 से 2 करोड़ का। आप क्या राय रखते हो, क्या सही ट्रैक पर हैं? कितने फेरबदल की ज़रूरत है? एसआईपी सही है या स्टेप अप और करने की ज़रूरत आएगी? बिल्कुल, देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो सही हैं, तो आपको नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी अमाउंट बढ़ाना हो उन्हीं में आप टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है आपके टारगेट का कि 15-16 साल में 1.5 से 2 करोड़,
वो टारगेट और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन यदि आप कह रहे हैं कि आप 12-13,000 रुपये कर देंगे, तब भी थोड़ा सा वो मतलब बड़ा टारगेट है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से। क्योंकि यदि यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूँ, तो करीब 29 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में, जो अभी आप एसआईपी कर रहे हैं। बढ़ाकर अगर 12-15 करेंगे, तब भी वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो आपको करना ये है कि जितना भी मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं इस वक्त, वो तो बढ़ाइए ही। उसके बाद साल दर साल आप उसे बढ़ाते रहिए। कम से कम 10% से तो आप स्टेप अप कर लीजिए कि हर साल डिसाइड कीजिए कि हर साल के अंत में 10% से आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़नी ही है। उसके अलावा जब जब आपके पास और पैसा आए, तब आप टॉप अप करते रहिए, तब आप इसको अचीव कर पाएंगे। एक राय और है, क्योंकि सवाल आपका मेरे पास है, आप पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा आपने कहा है कि 5,000 रुपये महीना आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पोस्ट ऑफिस में क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलेंगे, वो शायद इन्फ्लेशन को बीट करने में भी शायद सक्षम ना हो। तो मेरी राय ये है कि लंबा नजरिया है, आप उसे भी रोककर उसे भी एसआईपी में ऐड कर दें उस अमाउंट को, तो इससे आपको अपना गोल अचीव करने में मदद मिलेगी। तो ये आपकी राय है। ऑल द बेस्ट टू यू। तो मिश्रा साहब, कुछ फंड्स में तो बदलाव की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है, वो आपको बता दिया गया है। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको कैरी ऑन कर सकते हो। अब दूसरे दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। परविंदर सिंह जोशी जी मौजूद हैं पंजाब से बातचीत करने के लिए। जोशी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। नमस्कार जोशी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा सर कि आप लोगों की वजह से हमें बहुत सारी मदद मिलती है, और सीएनबीसी को सुबह देखते ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो अब एक माइंडसेट बना है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतनी मेहनत करते हैं हम जैसे लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू। और सर मेरा सवाल ये है कि मैंने मेरी एक छोटी बेटी है 2.5 साल की, और उसके शादी के प्लान के लिए मैं अभी से सोचना शुरू किया हूँ, और म्यूचुअल फंड्स में जिसमें मैंने कुछ फंड्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये फंड्स तब तक के लिए सेफ हैं या फिर इनमें मैं कुछ बदलाव करूं? चलिए, पहले तो जोशी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, सराहने के लिए, भरोसा करने के लिए, क्योंकि आप जितने कोशिश हम करते हैं उतनी कोशिश आप भी करते हैं हमें देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ जो पंकज सर आगे आपको बताएंगे ही बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, क्योंकि आप 2.5 साल की अपनी बेटी के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन, परसिस्टेंसी, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर बना के रखिएगा। ये दोनों बाज़ार में सबसे ज़रूरी है। पहला है पेशेंस, दूसरा है परसिस्टेंसी, तीसरा है डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ों के साथ आप ज़रूर बने रहिएगा। बाकी पंकज सर इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जोड़ेंगे, तो आप उनको अब सुनिएगा। पंकज सर, 4,000 रुपये की एसआईपी है, पोर्टफोलियो करीब 90,000 का है, 15 साल में 5 करोड़ है। सुनने में थोड़ा सा अनअचीवेबल ज़रूर सा लगेगा ये, लेकिन क्योंकि इनके पास समय भी है, दूसरा है 6,000 रुपये की एडिशनल एसआईपी कर रहे हैं। क्या इनके एग्जिस्टिंग फंड्स ठीक हैं? दूसरा, जो ये एग्जिस्टिंग पैसा डाल रहे हैं 6,000 रुपये, वो इन्हीं फंड्स में डालें या उसके लिए कोई नई एसआईपी करें? बेटी की मतलब शादी के लिए जोड़ रहे हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि इन्होंने अभी से प्लानिंग कर ली है उसके 20 साल बाद के लिए। सो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? बिल्कुल। देखिए जोशी जी, आपने शुरुआत अच्छी की है, और थोड़े से चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। पहली बात, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है जब लंबी अवधि की बात करते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स होना बेहतर है। लेकिन आपके पास वैसे तो अच्छे फंड्स हैं, एक फंड है आपके पास फार्म एंड हेल्थ केयर, तो इतनी लंबी अवधि के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सेक्टोरल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रहना सही नहीं है, उससे आप निकल जाएं। उसके बजाय आप जो बाकी फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, उनमें इन्वेस्ट करें। तो फंड का अच्छा होना एक बात है, लेकिन आपके गोल के हिसाब से, आपके निवेश की अवधि के हिसाब से ये फंड मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं है। दूसरी बात ये है, जो टारगेट आप बात कर रहे हैं 5 करोड़ की, तो इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं 12% के हिसाब से, तो आपको लगभग 1 लाख या उससे थोड़ी और अधिक अमाउंट की एसआईपी करनी होगी। तो काफी बड़ी है, तो आप उस पर ज्यादा मतलब ध्यान ना दें, बल्कि इस बात पे ध्यान दें कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप समय के साथ उसे कितना बढ़ा सकते हैं। ये करते रहिए, ताकि आप बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। अब जो आप नया या एडिशनल अमाउंट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि फंड्स अच्छे हैं, आपको नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, 4,000 रुपए मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, और साथ ही 2,000 रुपए स्मॉल कैप फंड। ये दोनों फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं,
तो 4,000 रुपए लार्ज एंड मिड कैप में मेरे एसेट के और 2,000 रुपए क्वांट स्मॉल कैप फंड में ऐड कर दें। बाकी नई स्कीम ऐड नहीं करनी है आपको, ये आपके लिए सजेशन। तो बहुत सारे कुछ बदलाव आपको बताए गए हैं। वो जो 1 लाख की SIP का नंबर है वो सुनने में से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप जहाँ तक जितना निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलें विद टाइम, वो जोशी साहब आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। जर्नी जब शुरू होती है थोड़ी टफ लगती है, जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये नंबर भी आपको आसान बनाता जाएगा विद टाइम। सो शुरुआत अच्छी करी है, आप ऐसे ही कैरी करिए, धीरे धीरे आपका गोल ज़रूर अचीव होगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और दर्शक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पंकज सर के टॉप 4 फंड्स पे बातचीत करेंगे, छोटे से ब्रेक के उस बाद। साहब का, इनकी उम्र 42 साल है, इनकी करीब करीब 40,000 रुपए के आसपास की मंथली SIP चल रही है। 35 लाख का इनका पोर्टफोलियो है, 15 लाख का इनका PF में निवेश है, करीब 2 लाख का ये निवेश PPF में करते हैं। इक्विटी में रफली 1.5 करोड़ का निवेश है और आसिम रियाज साहब का 3 साल में इनका एक लक्ष्य है कि एक घर यानी 35 लाख रुपए, 8 साल में बच्चे की पढ़ाई यानी कि 1 करोड़ रुपए और 13 साल में रिटायरमेंट यानी कि 15 करोड़ रुपए ये एक कॉर्पस चाह रहे हैं। फंड्स आपको भेजे हुए हैं इन्होंने, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इनके ज़्यादातर फंड्स में जो जहाँ पे SIP चल रही है वहाँ पर 2 तो इनके डिफेंस फंड हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है और जिन्होंने एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न दिया है, और एक स्मॉल कैप फंड है, वहाँ पर भी रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। इनका एक मुश्त निवेश जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में है, HDFC के फंड्स में है, और इनका जो एलोकेशन है वहाँ पर भी इन्होंने डिफेंस में एलोकेशन कर रखा है। तो 2 डिफेंस के फंड में SIP भी है और 2 डिफेंस फंड में एलोकेशन भी है, जिसकी वजह से कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो रहा होगा। आप क्या राय रखते हैं पंकज सर, क्या करें? तो देखिए सुमित जी, कई बार क्या होता है कि निवेशक रिसेंट पास्ट में जो जिस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं उससे काफी हद तक प्रभावित होते हैं और पोर्टफोलियो में आप उस तरह के एसेट्स को ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि डिफेंस में हमने देखा या PSU में बहुत अच्छी तेजी रही, 1 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पर लगता है कि इसे हम बेसिकली रिसेंसी बायस कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने उसको देखते हुए बहुत ज्यादा एलोकेशन इस तरह के फंड में किया है, वहां पे SIP भी की हुई है, पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एलोकेशन इस तरह के फंड्स का करना चाहिए ताकि आप उस टाइम पर उसका फायदा उठा सकें, लेकिन हमेशा ये उम्मीद करना कि एक ही सेक्टर या एक ही थीम ऐसा परफॉर्म करेगी, वो शायद सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि आपको इसमें थोड़ा सा एलोकेशन कम करना चाहिए और डाइवर्सिफाइड फंड में बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टारगेट देखिए 3 टारगेट हैं और यहाँ पर क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको ऐसी जरूरत लगने वाली है और फिर साथ में आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए, वो भी टारगेट बहुत बड़ा है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बहुत बड़ी राशि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करनी होगी, करीब 2 लाख रुपए अगर और आप SIP करेंगे इसके साथ जो आप कर रहे हैं, अब कहीं जाकर आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। तो मतलब आप समय बढ़ाइए, समय के साथ में अमाउंट को बढ़ाते रहिए, वो बेहतर होगा। और कुछ बदलाव की मैं बात कहूंगा, यहाँ पे मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में नहीं है, वो ऐड करना चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को आप शामिल करें, जो आपने डिफेंस फंड में इन्वेस्ट किया है वहां से थोड़ा सा आप पैसा कम कर लें और मिड कैप फंड में आप ऐड कर लें, ये बेहतर रहेगा। साथ ही निपॉन में स्मॉल कैप फंड है, उसमें SIP बहुत छोटे अमाउंट के 5,000 रुपए की, उसे भी आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपके लिए राय है। तो थोड़ा बहुत आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कीजिए और एक पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक तरह के फंड में आपका बहुत ज़्यादा निवेश है, तो ज़रा उसको भी आप एक बारी दोबारा रीवर्क करिए और कुछ कुछ बदलाव जो आपको पंकज सर ने बताया उसको आप अकॉर्डिंगली कामकाज कर सकते हैं। पंकज सर, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन इसकी फिलॉसफी है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही रहेगा कोटक मल्टी कैप फंड। तो ये 4 फंड्स होंगे मेरी चॉइस के। तो मल्टी एसेट में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो मल्टी एसेट फंड ICICI प्रूडेंशियल का, मल्टी कैप में निवेश करना चाह रहे हैं तो मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और कोटक का भी मल्टी कैप फंड। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट की चारों के चारों अलग अलग AMC के और चारों के चारों आपको अलग अलग कैपिटल या असेट क्लास पे निवेश करने की एक जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड कराते हुए दिखाई पड़ेंगे।
हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज की इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।